Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, बायोमोलिक्यूल्स। In the starting of the chapter, I divided chapter in 3 parts. First one is carbohydrates, proteins and vitamins. And till our last lecture, we completed all the part regarding to carbohydrates, classification of carbohydrates, monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. In monosaccharides, we deals with glucose and fructose in details, structure of glucose fructose, cyclic structure of glucose fructose, everything. In oligosaccharides, we deals with sucrose, maltose and lactose. And in polysaccharides, we understood about starch and cellulose. Thus, we completed all the details about carbohydrates till our last lecture. And now we are going to deal with the second part of the chapter, proteins. अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर का अगला पार्ट है, जिसका नाम है प्रोटीन। इसके नोट्स मैं आपको भेज चुका हूं। नोट्स आप साथ साथ में लिखते जाएं, नोट्स की मदद लें, टेक्स्ट बुक से चैप्टर को रीड करना। देखो वापस अब जो कंटेंट था ना वो तो और भी अंडरस्टैंडिंग में था, लेकिन अब जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, उसका मोस्ट ऑफ पार्ट थ्योरी का है। अब आपका काम ज्यादा है, मेरा काम बहुत कम है। तो नोट्स आप लिखते जाएं, टेक्स्ट बुक पढ़ते जाएं और साथ साथ में सारी बातों को समझते जाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट प्रोटीन। बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की। तो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये वर्ड आपने पहली बार कब सुना और कब इसके बारे में पहली बार पढ़ा? तो जहां तक मुझे ध्यान है, क्लास 6 के अंदर साइंस जब आपने पहले पढ़ी होगी, उसमें एक चैप्टर है फूड नॉन टू अस करके एक चैप्टर है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि वाई वी नीड टू ईट फूड हम क्यों खाते हैं? बिकॉज वी नीड एनर्जी। वाई वी नीड एनर्जी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। फिर उसके अंदर आपने पढ़ा था कि वो एनर्जी कहां से आती है। तो द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो फूड पार्टिकल्स में होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से पढ़े थे आपने? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, रफेज एंड वाटर। तो उसके अंदर आया था ना वर्ड प्रोटीन। तो सबसे पहली चीज आपने वहां से देखी होगी प्रोटीन। दूसरा आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, जो जिम में वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, वो लोग एक्सटर्नल प्रोटीन लेते हैं। या तो कोई प्रोटीन पाउडर ऐसा आता है, या एक अंडे जो है वो दिन में, मतलब 5 अंडे सुबह, 5 अंडे शाम को, दूध ज्यादा पीते हैं, केले ज्यादा खाते हैं, जिनको प्रोटीन की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरा प्रोटीन वर्ड आपने वहां सुना होगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये बात करें कि इसके बारे में इंट्रोड्यूस किसने किया। तो इसके बारे में जो इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है बर्जेलियस। किसने किया था? बर्जेलियस ने सबसे पहले प्रोटीन वर्ड से इंट्रोड्यूस किया। और प्रोटीन वर्ड क्यों आया दिमाग में? प्रोटीन वर्ड क्यों आया? तो एक लैटिन वर्ड था प्रोटियोज। ध्यान से समझना इसका मतलब। प्रोटियोज लैटिन वर्ड है जिसका मतलब था प्राइम इंपोर्टेंस या प्राइमरी इंपोर्टेंस। प्राइम इंपोर्टेंस मतलब जिसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, महत्वता है, उसके लिए वर्ड आता था प्रोटियोज। और यहां पर यह देखा गया कि प्रोटीन्स हैव प्राइम इंपोर्टेंस इन आवर बॉडी। प्रोटीन्स की इंपोर्टेंस हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोटियोज से उस केमिकल सब्सटेंस को नाम क्या दे दिया गया? प्रोटीन। क्या नाम दिया गया? प्रोटीन। तो पहली चीजें क्लियर हुई सबके, प्रोटीन की वर्ड कहां से आया, कहां से इस चीज को लाया गया। तो ये थी प्रोटीन की इंट्रोडक्शन पार्ट। अब दूसरा, प्रोटीन की अगर डेफिनेशन कहा जाए तो प्रोटीन इज अ वाइटल केमिकल सब्सटेंस। वाइटल केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसकी नीड है हमारे शरीर में, विच इज नीड टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। क्या क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? ठीक है, तो क्या करता है ये? पहली चीज तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड
मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी को मेंटेन रखना, इस चीज के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये प्रोटीन का मेन फंक्शन है। क्लियर? दूसरा, प्रोटीन हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट में होता है, ईच एंड एवरी, इवन हेयर, स्किन, नेल्स, सेल्स, एंजाइम्स, एवरीवेयर। आप जहां जहां भी बात करेंगे वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। देखो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर रहा हूं, प्रोटीन हमको डिटेल में पढ़ना है। अभी हम इंट्रोडक्शन की पहले बात कर रहे हैं। दूसरा, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में मिले। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए आपको सबसे पहले तो पीना चाहिए दूध, मिल्क, चीज, उसके बाद आता है पीनट्स, एग्स, ठीक है, उसके बाद पल्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप मिल्क और पीनट्स और पल्सेस, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस। आप लोगों ने देखा होगा इन आवर प्रीशियस टाइम, और जब अपन पुराने जमाने की आप बात करते हो, एंशियंट टाइम की, जब आपके दादा दादी होंगे घर में, अगर आप लोग उनसे इसके बारे में जानकारी लेना, तो आप लोग देखना उस समय में दोपहर के समय में खाने में दाल और रोटी और चावल, ये तीन चीजें बनाई जाती थी। डेली रूटीन का शेड्यूल फिक्स था, दोपहर में दाल, चावल और रोटी, और इतना मिट्टी के बर्तन में दाल को बनाया जाता था जिसका टेस्ट इतना अच्छा था, जिसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं उसमें बने रहते थे। और पत्थर का बर्तन आता था जिसमें उसको खाने के लिए यूज में लिया जाता था, जिसमें उसको खाया जाता था, जो एक गहरा होता था, वो भरकर दाल, उसके साथ रोटी। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब गरम गरम दाल बनती है, आज भी कई सारे लोगों की आदत होती है वो दाल पीते थे, कारण कि, और उन लोगों की बॉडी आज भी आप देख लीजिए, हमसे ज्यादा वो लोग फिट है, ठीक है ना, तो कारण कि उनको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता थी। और आप लोग आज भी देखना, जब ऑपरेशन वगैरह होता है या जब कभी चोट लग जाती है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है दाल का पानी पिलाइए, या दाल को जब अपन फ्राई करते हैं तो दाल को हाफ फ्राई करने के बाद, उसको बॉईल करने के बाद कच्ची दाल के अंदर हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्च लगाकर खिलाई जाती है पेशेंट को। क्यों खिलाई जाता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो आपको बीमारी से लड़ने के लिए और उससे रिकवर होने में ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। तो ये सब तो हो गए क्या सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा है एग, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट होता है टेस्ट ऑफ फूड का, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स इन द गिवन फूड स्टफ। फोर्थ प्रैक्टिकल आपके, जिसके अंदर आपको दो चीजें दी जाती है, या तो दिया जाएगा एग, कारण कि इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और ये कोई भी प्रोटीन का टेस्ट जल्दी आसानी से दे देता है। और दूसरा दिया जाता है बेसन। दूसरा क्या दिया जाएगा? एग के अलावा क्या दे सकते हैं आपको? बेसन, क्योंकि बेसन भी क्या करता है, आपको तेजी से प्रोटीन का टेस्ट देता है। और बेसन किससे बनता है? दाल से तो बनता है, चने की दाल से बेसन बनता है, पता है ना सबको, चने की दाल से बेसन बनता है। और यही कारण है कि अधिकतर जितने भी भोजन में ली जाती है, अधिकतर चने की दाल बनाई जाती है काम में, और ये सबसे ज्यादा पौष्टिक है। क्लियर? तो ये सब पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से सोर्सेज हैं प्रोटीन के। तो ये तो बेसिक बात होगी प्रोटीन की। बेसिक, अभी भी प्रोटीन की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, ध्यान रखना। बेसिक बिल्कुल बात करिए मैंने, प्रोटीन वर्ड किसने दिया, वो वर्ड कहाँ से दिमाग में आया, और प्रोटीन की जरूरत क्या है हमारे बॉडी के अंदर, और सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब बात अब हमने कर रही है। अब मैं आपको पहले बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन या कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है। तो लेट मी डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन की डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन की। तो प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ हायर molecular mass of अल्फा एमिनो एसिड्स। क्लियर? मतलब क्या कि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? एमिनो एसिड से। किससे मिलकर बना हुआ है? एमिनो एसिड से। और उनका मोलिकुलर मास क्या होगा? हायर। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट याद रखना, डेफिनेशन अपने आप याद रख देंगे। प्रोटीन क्या है? तो चैप्टर पढ़ रहे बायोमोलिक्यूल, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हमारे को पढ़ना है। तो प्रोटीन इज बायोमोलिक्यूल।
प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ हायर मोलिकुलर मास ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड से कंस्ट्रक्ट एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जिसका मोलिकुलर मास बहुत ही ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। एंड प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। प्रोटीन आल्सो क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर विच इज कंस्ट्रक्ट ऑफ मोनोमर अल्फा एमिनो एसिड। ये भी कहा जा सकता है कि प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर। और पॉलीमर हमारे दिमाग में आती है, हमको पता पड़ जाती है मोलिकुलर मास ऑलरेडी हाईएस्ट होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा मोलिक्यूल माना जाता है। और प्रोटीन किसका पॉलीमर है? तो अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड क्या हो गया? मोनोमर। और प्रोटीन क्या हो गया? पॉलीमर। अब आता है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। क्या आता है? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन बना किससे? तो बना किससे? तो आप लोग याद करिए कि हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था। सुक्रोज किससे बना? तो उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो बना था उसका कंडेंसेशन करा दिया तो वापस से वो बन गया। तो इसके अंदर भी आपको यही देखना है कि आपके पास है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का आपने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन का क्या करा दिया आपने? हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराने पर बनते हैं पेप्टाइड्स। याद रखें क्या बनता है? पेप्टाइड्स। क्या बनते हैं? पेप्टाइड्स। और ये कौन सा कराया आपने? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या कराया? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और अगर आप इसका और हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये बन जाते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या बन गया? अल्फा एमिनो एसिड्स। तो क्या हुआ? ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड एंड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस रिजल्टेंट अल्फा एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराने पर पेप्टाइड्स बन जाते हैं, जिसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। अब आपको पूछे कि प्रोटीन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो क्या करोगे आप? अल्फा एमिनो एसिड्स का कंडेंसेशन कराने पर पेप्टाइड्स बनते हैं। ऑन फर्दर कंडेंसेशन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, जिनका फाइनली कंडेंसेशन कराने पर हमारे पास क्या बन जाते हैं? प्रोटीन्स। तो ये तो बात हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कंपोजिशन कैसे हुआ? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बना हुआ है? पेप्टाइड्स और अल्फा एमिनो एसिड। और अगर इसकी मोनोमर पूछी जाए तो मोनोमर पेप्टाइड नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? अल्फा एमिनो एसिड। ये प्राइमरी अल्फा एमिनो एसिड से बना हुआ है। द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगली हमको बात करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। और आप लोग याद कीजिए, मैं आपको बार बार कहते आया हूं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम डिसाइड करते हैं एक बेस। क्या डिसाइड करते हैं? बेस। किस आधार पर करना है? तो यहां पर भी हम प्रोटीन को दो आधार पर, दो बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना है तो दो आधार है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप। मोलिकुलर शेप के आधार पर हम कहेंगे, ठीक है, मोलिकुलर शेप। तो मोलिकुलर शेप के आधार पर इसको हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला है फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन, और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दो भागों में इसने हमको बांट रखा है। एक तो है फाइबरस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बात को ध्यान से समझना। दोनों को एक साथ मैं बता सकता हूं, लेकिन अपन एक एक करके पहले बात करेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन में एक एग्जांपल दूंगा, फिर समझ में आएगा। फाइबरस का मतलब आप सबको जानना पड़, फाइबर आप सब जानते हो, फाइबर का मतलब होता है रेशा। तो फाइबरस प्रोटीन इज ए लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से फाइबरस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, लीनियर थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर। स्ट्रेट, लीनियर मतलब सीधा। इस तरीके से क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। which are interlinked with hydrogen bond या डाइसल्फाइड बॉन्ड। किससे होता है? लिंक्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? ये बस ये इसकी डेफिनेशन है। दो बातें बताई मैंने। क्या? पहला, फाइबरस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब सीधा,
सीधा स्ट्रक्चर होता है और ये आपस में किसकी मदद से जुड़े रहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनको हम कहते हैं फाइबरस प्रोटीन, जो स्ट्रेट हो, लीनियर स्ट्रक्चर हो जिसका। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कीराटिन, कीराटिन इन हेयर्स, ठीक है, और मायोसिन इन मसल्स, मसल्स के अंदर भी एक प्रोटीन होता है मायोसिन नाम का, जो फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल है। और कीराटिन, कीराटिन नाम सुना होगा ना, कीराटिन आप लोगों को शैम्पू के अंदर भी कई बार कहा जाता है कीराटिन युक्त शैम्पू, ठीक है ना, क्योंकि ये हेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बालों के लिए। तो कीराटिन इन हेयर और मायोसिन इन मसल, दिस बोथ आर द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबरस प्रोटीन। ये दोनों किसके एग्जांपल है, फाइबरस प्रोटीन। दूसरा एग्जांपल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होगा, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो आपस में क्या होंगे, गुच्छेदार बनकर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देंगे, एकदम इस तरीके का। और जब ये आपस में कोयल की तरह जुड़कर, किसकी तरह, दे आर बाइंडेड लाइक कोयल विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ कॉम्पैक्ट डिजाइन, एक अलग प्रकार का कोई पैटर्न बन जाता है, गुच्छेदार कोई संरचना बन जाती है, उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ कौन सा बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज आर बाइंडेड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये किससे बाइंडेड रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इनके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एल्बुमिन ऑफ एग, अंडे का एल्बुमिन, वो भी एक प्रोटीन है। दूसरा आप ले सकते हैं इंसुलिन, इंसुलिन, ये दो एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलर के जिसके अंदर गुच्छेदार होता है। तो पहले तो ये दोनों की बेसिक डेफिनेशन, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझना। आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां जो है वो अपने बालों में दो प्रकार से स्टाइल रख सकती है। पहला तो कैसे रखती है, वो एकदम सीधा खुले बाल, खुले बाल रखते हैं ना, लड़कियों के खुले बाल आप सभी ने देखे होंगे और आप सब जानते भी होंगे। तो जो लड़कियों के खुले बाल वाला जो स्ट्रक्चर है वो है फाइबरस प्रोटीन का। किसका स्ट्रक्चर है, फाइबरस प्रोटीन। बस वो समझ लीजिए, वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो एग्जाम्पल तो हो गया फाइबरस प्रोटीन। मतलब एग्जाम्पल समझने के लिए कि फाइबरस प्रोटीन कुछ उस तरीके से होंगे। तो उसी बालों को अगर आपने चोटी की तरफ बांध दिया, उन्हीं बालों को अगर आपने चोटी की तरफ बांध दिया तो वो कहलाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब आया समझ में सबको, मैंने कहा था मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में, तो डेफिनेशन तो मैंने बताया वैसे याद रखनी, पर उसको समझने के लिए आपको ये मानना है कि ये तो लड़कियों के खुले बाल है और उन खुले बालों की ये चोटी बना दी, खुले बाल है तो फाइबरस और चोटी बना दी तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन प्रोटीन का अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर शेप। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रोटीन की, सेकेंड क्लासिफिकेशन की, जो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन। एक है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कंजुगेट या कंजुगेटेड प्रोटीन, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के आधार पर इसको दो भागों में बांट रखा है। सबसे पहला तो है सिंपल प्रोटीन, सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन। मतलब ये कि आपके पास है प्रोटीन, आपने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराने पर प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है अल्फा एमिनो एसिड्स। अगर आपके पास प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराने पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड बनता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, किसे कहेंगे सिंपल प्रोटीन, प्रोटीन्स विच गिव्स ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए या तो आप एसिड की प्रेजेंस लेंगे या पर्टिकुलर किसी एंजाइम की प्रेजेंस लेंगे। क्या लोगे, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराएं और हमारे पास सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड बने, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन्स। अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एल्बुमिन और कीरेटिन, दीज आर सिंपल प्रोटीन्स। इनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड बनता है। दूसरा, इसके अलावा है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब आपको पता पड़ना चाहिए, क्या कंजुगेट का मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है।
कंजुगेट का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। कंजुगेट का मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। कंजुगेट प्रोटीन मतलब ये कि अब भी आपको कराना तो क्या है? प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हमने डिफाइन किसके आधार पर कर रखा है? प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। आपको कराना है प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस। तो आपके पास एक तो अल्फा एमिनो एसिड बनेगा, क्योंकि ये उसी से बना हुआ है, अल्फा एमिनो एसिड। लेकिन साथ में आपका एक और चीज बनेगी जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। एक और बनेगा नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराने पर एक तो बन गया अल्फा एमिनो एसिड, लेकिन उसके साथ एक चीज ऐसी बनेगी जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब वो प्रोटीन नहीं होगा। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रखना, आपके पास है था प्रोटीन, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया, अल्फा एमिनो के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं कंजुगेट प्रोटीन। क्या कहते हैं? कंजुगेट प्रोटीन। और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर कंजुगेट को फर्दर 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। पहला तो है न्यूक्लियो प्रोटीन। पहला कौन सा है? न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है। दूसरा है ग्लाइको प्रोटीन और तीसरा है क्रोमो प्रोटीन। 3 भागों में बांट रखा है, ध्यान से समझना। न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन और क्रोमो प्रोटीन। किस आधार पर बांट रखा है इसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर। कंजुगेट को फिर 3 भाग में बांटा है। मेन टॉपिक था क्लासिफिकेशन। पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप। दूसरा हमने बात करी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, उसमें हमने पहला पढ़ा प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। अब हम कंजुगेट पढ़ रहे हैं जिसको फिर 3 भाग में, और किसके आधार पर बांटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब अगर अल्फा एमिनो एसिड के साथ आपका न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। अगर अल्फा एमिनो के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसका एग्जांपल न्यूक्लियो प्रोटीन का आप लीजिए न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इज द एग्जांपल ऑफ, न्यूक्लियन प्रोटीन है। कौन सा एग्जांपल है? न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसमें अल्फा एमिनो के साथ क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, अगर आपके प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए, प्रोटीन के साथ क्या जुड़ जाए? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। फिर सुनना ध्यान से, अगर प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका एग्जांपल ध्यान रखना, माइसिन। इसका एग्जांपल क्या है? माइसिन। माइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा, अगर आपके अल्फा एमिनो के साथ पिगमेंट्स जुड़े हो, छोटे छोटे पिगमेंट्स आते हैं ना, अगर पिगमेंट्स हो नॉन प्रोटीन पार्ट के फॉर्म में तो उसको हम कहेंगे क्रोमोप्रोटीन। और इसका एग्जांपल आप छोटे पिगमेंट याद आ रहे होंगे, क्लोरोफिल। याद आ रहा है ना? क्लोरोफिल आर द पिगमेंट्स। और दूसरा आप ले सकते हो हीमोग्लोबिन। दूसरा आप ले सकते हो हीमोग्लोबिन। ये भी प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कंजुगेट एंड सिंपल, दोनों के एग्जांपल के साथ हमने इसको बता दिया। अब जो अगला टॉपिक हमारे साथ आ रहा है वो है, ये तो बात होगी प्रोटीन के बारे में। बेसिकली सारी डिटेल हमने अब जो प्रोटीन के बारे में बेसिक जो हमको पढ़ना था वो सब पढ़ लिया। और इसके अंदर आपने देखा कि प्रोटीन का मेन कंपोजिशन पार्ट क्या है? एमिनो एसिड्स। क्या है? एमिनो एसिड्स। तो अब हमको जो आगे डिटेल पढ़नी है वो पढ़नी है एमिनो एसिड्स की। किसकी पढ़ेंगे? एमिनो एसिड्स। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एमिनो एसिड्स। अब एमिनो एसिड की बात करनी है तो मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड कहां पढ़ा हमने, तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन में, कि प्रोटीन का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एमिनो एसिड बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं? एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। पहली चीज तो क्या बता पड़ी? एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब क्या? कि एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स। और उन पेप्टाइड से क्या बनता है? प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए आप किसकी मदद लेते हो? अल्फा एमिनो एसिड्स की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब इसके नाम का मतलब समझना। क्या लिखा है हमने? एमिनो एसिड। तो एमिनो मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? एमाइन ग्रुप। कौन सा जुड़ा होगा? एमाइन ग्रुप। एसिड मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा जुड़ा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
बात को समझने की कोशिश करना, धीरे से बता रहा हूं और आराम से पढ़ रहे हैं। एमिनो एसिड्स मतलब एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होगा, तो अब इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये कार्बन, इस कार्बन से एक तो क्या जुड़ रहा है NH2 ग्रुप, एक क्या जुड़ रहा है COOH ग्रुप, जुड़ना ध्यान से। कार्बन से क्या क्या जुड़ रहा है? एक तो जुड़ रहा है NH2 ग्रुप और एक जुड़ रहा है COOH ग्रुप। अब कार्बन की 2 वैलेंसी क्लियर होगी। अब यहां पर तो क्या हो सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है एल्किल ग्रुप, और एक जो बची उस वैलेंसी को किससे क्लियर करते हैं? हाइड्रोजन से। तो ये बन गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, जिसमें ये तो क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, ये आपका क्या हो गया एमीन ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्किल ग्रुप, क्या है एल्किल ग्रुप। तो ध्यान से समझना, एमिनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या हो गया? RCH NH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एमीन ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप। और याद रखना इस एल्किल ग्रुप को मैं बदल सकता हूं, जैसे मैं पहले R की वैल्यू रख दी H, ये क्या बन गया NH2CH COOH। इसको आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखा था CH2 NH2 COOH ग्लाइसिन, इस तरीके से बता सकता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से लिखो या इसको इस तरीके से बता सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं R की वैल्यू रख दूं CH3, तो ये कैसे बन जाएगा NH2CH3 H COOH, तो ये दूसरा एमिनो एसिड बन जाएगा। फिर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं CH3 ट्वाइस CH2 4, ऐसे अलग अलग बदल के टोटल कितने एमिनो एसिड्स बनते हैं? 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर नोन। कितने एमिनो एसिड बनेंगे? 20 प्रकार के। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ R रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। R की जो अलग अलग वैल्यू बनेगी वो अलग अलग एमिनो एसिड्स को डिफाइन करती है। तो ध्यान रहे, मैं आपको एक इमेज भेजूंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल बना रखी है एमिनो एसिड्स की। 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, आपको रट्टा नहीं मारना, ग्लाइसिन माइसिन इस तरीके से रट्टा नहीं मारना है, बात को ध्यान से समझना। लेकिन 8 से 9 में टिक मारूंगा जो काम के हैं, आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे या कहीं ना कहीं आपके काम में आने वाली चीजें हैं, उस टेबल के अंदर मैं टिक मार कर आपको फोटो भेजूंगा। तो जहां तक मैंने नोट्स भेज दिए हैं उन नोट्स के बाद आपको टेबल बना देनी है, लेकिन उस टेबल में सारे 20 नहीं लिखने हैं। ध्यान से सुनना, कितने लिखोगे तो जितने मैं टिक मार के दूंगा उतने उस नोट्स के अंदर आपको उतार लेने हैं और उतने ही आपके काम किए। तो कितने एमिनो एसिड्स नोन हो गए? टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स नोन है। अगर आपको पूछा जाए कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, तो ये कार्बन तो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा होगा? sp3, सॉरी, कौन सा होगा? sp3। कारण 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ट्रायंगल प्लेनर, CRH NH2 COOH, इस तरीके से। तो ट्रायंगल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आपको याद आ रहा होगा तो हमने डीएल नेमिंग पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? ग्लिसरॉल्डिहाइड की मदद से। डीएल नेमिंग किसकी मदद से पढ़ी थी? ग्लिसरॉल्डिहाइड की मदद से। और हमने क्या देखा था उसके अंदर कि OH ग्रुप आपका कहां पर है, ये देखा था ना सबने, याद करिए क्या देखा था? OH ग्रुप कहां पर है। तो डीएल नेमिंग एमिनो एसिड में भी होगी, कैसे होगी? तो ये CR NH2 COOH COOH CR NH2, ये दोनों सेम ही है ना, दोनों एमिनो एसिड तो है कि नहीं है, लेकिन इसको D and L कहा जाता है। और यहां पर आपको OH ग्रुप कहां देखोगे? OH ग्रुप तो देख ही नहीं सकते, यहां पर आपको देखना है NH2 ग्रुप। क्या देखना है? NH2 ग्रुप। तो देखिए यहां पर NH2 ग्रुप कहां पर है? लेफ्ट साइड में। और जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में तो उसको आप क्या कहोगे? L एमिनो एसिड्स। क्या कहोगे? L एमिनो एसिड्स। और यहां पर NH2 राइट साइड में है तो इसको आप क्या कहोगे? D एमिनो एसिड्स। क्या कहोगे? D एमिनो एसिड्स। ये नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन खाली यहां तो इतना देखना है कि NH2 किस तरफ है। NH2 लेफ्ट साइड में है तो L एमिनो एसिड, राइट साइड में तो D एमिनो एसिड्स। इस तरीके से एमिनो एसिड्स का भी नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। अब ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था एमिनो एसिड्स का। अगला हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अगली हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स।
तो इसमें भी हमको अलग अलग बेस डिसाइड करना है, उस आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ऑफ एमिनो एसिड, तो इसमें भी हमको डिसाइड करना है बेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड। किस आधार पर करेंगे? पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड, कि एमिनो एसिड्स कहां जुड़े हुए हैं उस पोजीशन के आधार पर क्लासिफाई करना है। तो पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला अल्फा एमिनो एसिड्स, दूसरा बीटा एमिनो एसिड्स, तीसरा गामा एमिनो एसिड्स। 3 भाग में इसको जनरली बांट रखा है। अब क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। पहला पॉइंट अल्फा एमिनो एसिड का क्या? NH2 ग्रुप इज एट अल्फा कार्बन। NH2 ग्रुप कहां जुड़ा होगा? अल्फा कार्बन पर। अब अल्फा कार्बन क्या है उसको समझना। तो आपका जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। मतलब ये सुनना ध्यान से, CH2 COOH, ठीक है। और एक यहां पर आपने ले लिया NH2। इस तरीके से मान लीजिए ये लिया आपने एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल लिया, तो ये आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये सेकेंडरी है। ये कैसा है? सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा है? ये वाला। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वास्तव में तो किस तरीके से? ये इस तरीके से देखो, CHH COOH और ये NH इस तरीके से। तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन है। और NH2 ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? देखो ये NH2 ग्रुप अल्फा से जुड़ा हुआ है ना। मतलब ये कि अल्फा एमिनो एसिड किसे कहेंगे? तो ऐसे एमिनो एसिड्स जिसमें एमिनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो तो उन एसिड्स को क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स। एग्जाम्पल के लिए आपका ये वाला अल्फा एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। और इसकी खास बात क्या है? तो बोथ फंक्शनल ग्रुप एट द सेम कार्बन। इसमें ये खास बात होगी। अगर आपको अल्फा एमिनो एसिड की पहचान करनी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन पर है। देखो ये वाला भी इसी कार्बन के ऊपर है और ये वाला भी इसी कार्बन के ऊपर है। कोई भी अल्फा एमिनो एसिड आप मर्जी से ले लो, हजारों एमिनो एसिड देख लीजिए, सभी में दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। ये इसकी खास बात है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, CH3 CH2 COOH और यहां पर ले लीजिए NH2। ये COOH इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये अल्फा, NH2 भी इसी से जुड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा एमिनो एसिड। तो इसमें भी देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन के ऊपर है। तो ये तो एग्जांपल हो गया ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। ये सब आपके टेबल के अंदर अवेलेबल है। और ये एग्जांपल है एलेनिन। कौन सा है? एलेनिन। दोनों प्रोटीन टेक्स्ट बुक का जो टेबल में टिक कराऊंगा उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। तो ये ग्लाइसिन, ये एलेनिन, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। दोनों किसके एग्जांपल हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स के। तो ये तो हो गया पहला। अब देखो दूसरी हम बात करेंगे किसकी? बीटा एमिनो एसिड्स। तो अब पहला अगर पता पड़ गया ना, बाकी दोनों तो फटाफट हो जाएंगे। बाकी दोनों में ज्यादा उलझने जैसी चीज नहीं है। दूसरा है बीटा एमिनो एसिड्स। क्या कहेंगे? बीटा एमिनो एसिड। तो बीटा एमिनो एसिड किसे कहेंगे? तो वो एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप किससे जुड़ा होगा? बीटा कार्बन से। किससे जुड़ा होगा? बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन कौन सा होगा? तो अब याद करिए, आपके पास तो क्या था? यहाँ कार्बन, इस कार्बन से क्या? COOH, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और कार्बन और यहाँ क्या जुड़ जाए? NH2। मतलब क्या कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। COOH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो क्या हो गया? अल्फा। उसके बाद वाला नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया? बीटा। जैसे अपन नंबरिंग करते हैं ना 1 2 3 इस तरीके से। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, और उस बीटा कार्बन से अगर आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं बीटा एमिनो एसिड। उसको हम क्या कहते हैं? बीटा एमिनो एसिड्स। तो अगर आपको इसका एग्जांपल देना हो तो ये एग्जांपल इसी का है जिसको हम कहते हैं बीटा एमिनो 1 2 3। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। क्या है ये? बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड।
जिसमें NH2 बीटा पोजीशन पर जुड़ा है। अब इसी के अंदर मैं आपको तीसरा बता देता हूं, गामा एमिनो एसिड। तीसरा कौन सा? गामा एमिनो एसिड। तो क्या हो जाएगा? कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? गामा। तो ये अल्फा बीटा, तो ये तीसरा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? गामा। और उससे क्या जुड़ जाए? NH2। तो इसको हम क्या कहेंगे? गामा एमिनो एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये तो था पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड। किसके आधार पर किया था? पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब जो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, सेकेंड वाला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के आधार पर 3 भागों में बांट रखा है, एसिडिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स और न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। कितने भागों में बांटा है? 3। नेचर के आधार पर एमिनो एसिड्स को 3 भागों में बांट रखा है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड्स एंड बेसिक एमिनो एसिड्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। यस, सबसे पहली चीज अब नेचर क्यों आया वो देखना। तो मैंने क्या कहा था, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऐसा एमिनो एसिड है जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट होता है, एक तो एमिनो होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। अब ये एसिडिक ग्रुप कौन सी स्ट्रेन बताता है? एसिडिक स्ट्रेन। ये कौन सी स्ट्रेन बताता है? बेसिक स्ट्रेन। पता है ना सबको? ये कौन सी स्ट्रेन बताता है? बेसिक, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर। लुईस बेस का पता है ना डेफिनेशन, इसके पास लोन पेयर है। ये बेसिक स्ट्रेन बताता है और ये एसिडिक स्ट्रेन बताता है। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड किसे कहेंगे? तो ऐसे एमिनो एसिड्स हैविंग क्या? उनके पास COOH और एमिनो ग्रुप दोनों की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड। एग्जांपल इसका ले लीजिए आप, CH2, NH2, COOH। एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप, तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। पहला। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं एसिडिक एमिनो एसिड्स। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं? एसिडिक एमिनो एसिड्स। तो एसिडिक एमिनो एसिड सीधी सी बात है, क्या होगा? अब ये दोनों बराबर थोड़ी होंगे, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप यहाँ पर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप यहाँ पर ज्यादा होंगे। अब इसका एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो देखिए, अब हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे। CH2, COOH, NH2 और COOH, ये है इसका एग्जांपल। तो अब यहां पर देखो COOH ग्रुप कितने हो गए? 2। NH2 ग्रुप कितना हो गया? 1। तो सीधी सी बात है, अगर COOH ग्रुप ज्यादा है मतलब एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक। तो इसको हम कहेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। और ये एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड। कौन सा है? एस्पार्टिक एसिड। ये सारे टेबल के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हो। एस्पार्टिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड। तीसरा अगर हम बात करें बेसिक की, तीसरा हम बात करें किसकी? बेसिक एमिनो एसिड। तो क्लियर, वापस डेफिनेशन देखो, ये बहुत इजी चीज है, थ्योरी पोर्शन है, काम आपको ज्यादा करना है। NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे, यहां पर क्या होगा? NH2 ग्रुप बहुत ज्यादा होंगे। और इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, NH2, CH2, 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 COOH एंड H2। इसको हम कहते हैं लाइसिन। क्या कहते हैं? लाइसिन। ये लाइसिन एमिनो एसिड है। कितने NH2 ग्रुप हो गए? 1, 2। और COOH ग्रुप कितना हो गया? 1। इसको हम कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स। क्या कहेंगे? बेसिक एमिनो एसिड। तो टोटल कितने हो गए एमिनो एसिड? 3। न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। इसके पहले हमने किस आधार पर पढ़ा था? तो इसके पहले हमने देखा था पोजीशन के आधार पर, जिसके अंदर अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और लेमडा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड 3 देखा। अब अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर इसको 2 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। पहला तो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये एग्जाम में पूछने लायक आ सकता है।
इसके पहले वाले रेयरेस्ट केसेस में नहीं आता, बाकी ये पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आई एम हैविंग दिस मार्कर, मेरे पास ये मार्कर है ब्लैक इंक का, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मुझे ब्लैक इंक के मार्कर की जरूरत है? बात सुनिए, मेरे पास ऑलरेडी ये है, तो क्या मैं ये कहूंगा क्या मुझे ब्लैक इंक के मार्कर की जरूरत है? कॉमन सेंस लगाना, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मैं बताऊंगा फिर कैसे होते हैं वो भी। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे पास रेड इंक का मार्कर नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूंगा? आई नीड रेड इंक मार्कर, मुझे रेड इंक मार्कर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? उसको बाहर से खरीदूंगा। ये तो मेरे पास पहले से ही था, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास नहीं था, वो मैंने क्या किया? बाहर से खरीदा। मतलब मैंने यहां लिखा फॉर्मेशन, तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल कौन से होंगे? जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो एसेंशियल होंगे, जो बॉडी के अंदर नहीं बन रहे वो एसेंशियल होंगे। पर जो बॉडी के अंदर बन रहे वो तो पहले से ही आपके पास है ना, उसकी कैसी जरूरत? तो एसेंशियल कौन से होंगे? विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते वो आपके लिए एसेंशियल है। देखो कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? अब बच्चे क्या करते हैं? एसेंशियल तो वही होंगे ना सर जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं। अब जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं सर वो तो एसेंशियल नहीं है, और जो नहीं बन रहे हैं वो एसेंशियल है। ऐसे कैसे होगा? तो मैं समझा चुका हूं मार्कर वाले एग्जांपल से। तो ऐसे जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं वो आपके लिए एसेंशियल है, और दीज आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। जो नॉन एसेंशियल है वो तो आपकी बॉडी में बन रहे हैं। आगे बात समझ में? जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी आपको जरूरत नहीं है, और जो चीज आपके पास नहीं है उसकी आपको जरूरत है। क्लियर? तो एसेंशियल विच कैन नॉट सिंथेसाइज आवर बॉडी, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो इनकी भरपाई कैसे की जाए? तो दीज आर सप्लाइड थ्रू डाइट। इनकी सप्लाई हमारी बॉडी में किसके थ्रू की जाती है? डाइट। जो हम खाना खाते हैं, जो या हमारी डाइट है, उस डाइट की मदद से इन एमिनो एसिड के रिक्वायरमेंट को हमारी बॉडी के अंदर पूरा किया जाता है। और इसके एग्जांपल आर्जिनिन और वेलिन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्जिनिन एंड वेलिन। किसके एग्जांपल है? एसेंशियल के। और नॉन एसेंशियल की सीधी सी बात है, ऐसे जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। इसके एग्जांपल आप एलेनिन, ग्लाइसिन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल। 8 से 9 प्रकार के ऐसे नॉन एसेंशियल है इसमें आते हैं, बाकी इसमें भी है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है दोनों का, तो सारे याद नहीं रखते, एक दो एग्जांपल आपको याद रखना है। तो ये बात होगी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल की। अगला जो हमको पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पर क्लासिफिकेशन का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हुआ। द नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। अगली जो हम बात करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अब हमको बात करनी है कि एमिनो एसिड्स फिजिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स आर कलरलेस। सबसे पहली चीज तो क्या? एमिनो एसिड्स आर कलरलेस, कि इनका कोई खास कलर नहीं होता है। फर्स्ट थिंग ये सबको पता होनी चाहिए, बेसिक बात है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहां से क्वेश्चंस बनने की चीजें वो मैं बताता रहूंगा आपको। कलरलेस। सेकेंड जो हमको बात करनी है वो है अल्फा एमिनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन, कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। उसका कारण है ड्यू टू ज्विटर आयन। ड्यू टू ज्विटर आयन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अल्फा एमिनो एसिड का, ज्विटर आयन कंसेप्ट याद रखना। क्रिस्टलाइन है ज्विटर आयन के कारण। ज्विटर आयन क्या है यही तो खास पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन होते हैं ड्यू टू ज्विटर आयन। और क्रिस्टलाइन होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? एमिनो एसिड्स आर कलरलेस, एमिनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन ड्यू टू ज्विटर आयन,
amino acids have higher melting point. And fourth point, amino acids are water soluble. ये फोर्थ पॉइंट आपको समझना है और इसका कारण भी पूछा जा सकता है. अल्फा एमिनो एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल. वाई? तो पता होना चाहिए अल्फा एमिनो एसिड्स होते क्या है. यहाँ NH2, यहाँ C, यहाँ COOH, यहाँ पर R और यहाँ पर ले लीजिए आप क्या H. तो ये COOH आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है OH डबल बॉन्ड O, और ये N भी कुछ इस तरीके से हो सकता है H. क्लियर? तो ये क्या है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स. आपके पास है क्या वाटर. ठीक है. अब आप लोग देख लीजिए कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. देख लीजिए ये देखो, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन. तो यहां पर क्या बन गया, क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए. तो ये क्या बन रहा है आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बन सकता है. तो हम ये कह सकते हैं क्या वाटर जो है वो किसके साथ, अल्फा एमिनो के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और अब सबको पता है ना जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं. ठीक है ना. तो ये स्ट्रांगली अपने साथ जोड़ देगा अल्फा एमिनो एसिड को, तो वो सोल्यूबल हो जाएंगे. दूसरा तरीका अपन कैसे बताते थे सोल्यूबिलिटी, लाइक डिजोल्व्स लाइक. मतलब जो पोलर होंगे वे सब पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे, जो नॉन पोलर होंगे वे सब नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे. मतलब हमारे पास सोल्यूबिलिटी के लिए दो चीजें होती है, एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो लाइक डिजोल्व लाइक्स में क्या है, अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है वो पोलर नेचर का है तो सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए, पोलर. तो ये सोल्यूबल हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर. कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर. तो ये बात थी. ठीक है. अगर आपका अल्कोहल है, ठीक है, वाटर है जैसे वो पोलर है, बाकी अल्कोहल, ईथर, कार्बन वो सब किसमें चले जाएंगे, आपके नॉन पोलर में. ईथर है, बेंजीन है, इनके सब आप देख सकते हैं. तो उसके अंदर सोल्यूबिलिटी डिफर करके बताते हैं अपन कि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो उन सब CCl4 वगैरह में इनसोल्यूबल होते हैं. तो इसका कारण लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है. लेकिन यहाँ पर क्या है मेन रीजन आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गई मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. इनफैक्ट बार बार आएगा ये टॉपिक ऑर्गेनिक के अंदर, तो पता होना चाहिए जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है वो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होगा. तो ये तो थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज किसकी, इसकी. अब हमको बात करनी है इस चीज की. ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं ज्यूटराइन की वजह से, वो तो ठीक है. बट यहां पर हमको बताना है क्या कि अमीनो एसिड्स जनरली एग्जिस्ट इन ज्यूटराइन फॉर्म. ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ज्यूटराइन फॉर्म में. अब क्या होता है ज्यूटराइन फॉर्म, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट. तो नेक्स्ट हमको आगे बताना है ज्यूटराइन कंसेप्ट. नेक्स्ट बात करेंगे हम ज्यूटराइन कंसेप्ट. ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ये मान के चलिए आपको एमिनो एसिड का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आ चुका है. अब देखिए सबसे पहले अल्फा एमिनो एसिड बनाते हैं अपन, बना के बताएंगे क्या होता है अल्फा एमिनो एसिड. तो ये C डबल बॉन्ड OH, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक NH2 जिसके पास है क्या, दो लोन पेयर, और यहां पर ये ऑक्सीजन जिसके पास है दो लोन पेयर. ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड. अब सबसे पहली चीज, अल्फा एमिनो एसिड के पास दो चीजें हैं. देखो, एक तो इसके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, जो क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है. जो किसको शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है. यहां पर आपका कौन सा है, तो यहां पर है आपका कौन सा, एमिनो ग्रुप. एमिनो ग्रुप जो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है. क्लियर. मतलब ये कि अल्फा एमिनो एसिड इज अ ग्रुप इन विच बोथ कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो ग्रुप आर प्रेजेंट. दोनों ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है. तो अब होता है क्या है, इसकी एक टेंडेंसी है. टेंडेंसी को ध्यान से समझना, वो समझ में आ गया तो आप इजी वे में सारी चीज समझ जाओगे. क्या कि आपके पास ये अल्फा एमिनो एसिड्स है, उसको आपने डाल दिया वाटर में, हाइड्रोलाइसिस करा दिया. फिर समझना ध्यान से, आपके पास जो एमिनो एसिड है उसको आपने पानी में डाल दिया, मतलब क्या बना दिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस नहीं, क्या कहेंगे हम इसका, एक्वस सॉल्यूशन. आपने इसको डाल दिया पानी में. अब जैसे ये पानी में जाएगा तो होगा क्या, कुछ ऐसा होगा
कि यहां से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, कारण कि ये एसिडिक ग्रुप है। बात को ध्यान से समझना, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि सर मर्जी से आपने बताया हो गया, या कंसेप्ट नहीं पता है तो आप फिर ऐसे ही बताएंगे कि सर ने तो बताया था H प्लस यहां से निकलेगा, बट पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्रुप है, इसलिए मैंने पहले ये लिखा है। ये एसिडिक ग्रुप है और हमको पता है कि एसिड वाटर के साथ क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये एसिडिक ग्रुप है और हम जानते हैं वी नो दैट एसिड्स गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचते ही यहां से ये H प्लस बनकर बाहर आ जाएगा। एवरीबडी नो दैट, यस और नो? सबको पता होना चाहिए कि यहां से ये H प्लस बनकर बाहर आया, तो ये H प्लस बनकर बाहर आ गया। तो अब बात को ध्यान, यहां इतना ही काम नहीं हुआ, और भी होगा। तो यहां पर पहला क्या काम हुआ, इन एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट्स प्रोटॉन। इसने H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने तो क्या कर दिया, प्रोटॉन को डोनेट किया, प्रोटॉन को डोनेट किया। अब दूसरा यहां पर है NH2, क्या है, बेस, और इसकी कैपेसिटी क्या है, ये लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। फिर मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये बेस है ना, तो लुईस बेस की डेफिनेशन क्या है, विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस चार्ज, यहां पर है प्लस चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इस हाइड्रोजन को जोड़ देगा अपने साथ। तो क्या होगा इन दोनों चीजों से, तो यहां पर तो था RCH, C डबल बॉन्ड O, यहां पर बचा O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ गया, माइनस, ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज आया, माइनस। अब यहां पर, यहां का कंसेप्ट देखना, यहां क्या हो रहा था, नाइट्रोजन एक बॉन्ड ऊपर बना रहा है, एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ऑलरेडी अपने 3 बॉन्ड बना चुका है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 5, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 3 ले चुका है। अब इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन फिजूल पड़े हुए, तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और यहां पर आकर एक और हाइड्रोजन जुड़ गया। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, हाइड्रोजन से तो कुछ लिया ही नहीं शेयरिंग में, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक स्पेसीज बन जाएगी NH3+, क्या बन गया, और एग्जैक्टली ये जो यहां पर बना है, देखो आयन है कि नहीं है, यहां पर हम आयन किसको कहते हैं, जिस पर चार्ज हो उसे हम कहते हैं आयन। यहां तो 2 चार्जेस हैं, ये जो स्पीसीज बनी इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ध्यान से समझ लीजिए इसको, अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो मैंने शुरुआत कहां से करी थी, मैंने पहले अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने बात करी कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, एक बेसिक ग्रुप है ये वाला, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा एक्वस में, तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिड्स क्या करते हैं, दे डोनेट्स प्रोटॉन, इसने इलेक्ट्रॉन खींचकर H प्लस को बाहर निकाल दिया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर पहुंचा हाइड्रोजन के पास, अपने लोन पेयर उसको लिए, हाइड्रोजन को जोड़ा, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। लेकिन अब ज्विटर आयन तो पता पड़ गई कि ये ज्विटर आयन है, पर क्या इससे हुआ क्या, तो पहली चीज ये कि ये ज्विटर आयन कंसेप्ट, ये जो ज्विटर आयन कंसेप्ट है वो एमिनो एसिड्स की कई सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। फर्स्ट थिंग, बात को ध्यान से समझना, ये जो ज्विटर आयन अपने बनाया है वो इस एमिनो एसिड्स की कई सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। दूसरा, एग्जैक्ट ज्विटर आयन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे आयन के ऊपर प्रॉपर चार्ज, नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं ध्यान से, कारण कि 1 + 1 माइनस नेट चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। नेट चार्ज तो क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब ये कि ज्विटर आयन किसे कहते हैं, एक एसी न्यूट्रल स्पीसीज। बात को ध्यान से समझना, एसी न्यूट्रल स्पीसीज जिसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो ये आपके पास बन गया ज्विटर आयन, जिसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में प्रॉपर वे में मिल जाएगी। मैं नोट्स में आपको इसकी डेफिनेशन अवेलेबल करवा दूंगा। पहली चीज, नोट्स के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अब ज्विटर आयन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है, अगली बात तो ये आ रही है ना कि चलो ज्विटर आयन तो हमने बना दिया, लेकिन ये क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा, ये बात याद रखना। तो ये रहा आपका ज्विटर आयन, RCHNH3+ C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका ज्विटर आयन, क्या है, ज्विटर आयन, ठीक है।
अब अपन ये कह रहे हैं कि इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या रिएक्शन, दो प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे? पहला, आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस से रिएक्शन करवाई, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, तब क्या होगा? तो हमको पता है एसिडिक मीडियम है, मतलब उस मीडियम में क्या होगा? H+ आयंस होंगे। तो देखिए इसके ऊपर तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है सॉरी, बात को समझना और कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। इसके पास प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, क्या कोई भी अट्रैक्शन होगा? क्या नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा? यहां माइनस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज है, इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू R CH NH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये बन गया आपके पास, ये प्रोडक्ट बना आपके पास स्वीटर। अब देखो ये तो क्या था? स्वीटर आयन। मैंने क्या कहा था डेफिनेशन? न्यूट्रल स्पीसीज विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ क्या यहां पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है? मतलब एक वेरी क्लियर होगी, दिस इज नॉट अ ज्विटर आयन, इट इज अ फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। आपको ये भी बताया जा सकता है, टेक्स्ट बुक में कई जगह लिखा रखा है, मतलब बता रखा है कि ज्विटर आयन कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप यहां अड़ी रहे, दिस इज ज्विटर आयन, और ये कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करेगा? ये जो स्पीसीज बनी तो वो पता होनी चाहिए कौन से मीडियम में करेगा? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में करेगा? एसिडिक मीडियम में। ये कौन से मीडियम में करेगा? तो ये डिफाइन करेगा एसिडिक मीडियम में, इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। एसिडिक मीडियम मतलब pH इज लेस देन 7, मतलब ये रिएक्शन अगर हमें करानी है तो हमें इसकी pH मेंटेन रखनी होगी लेस देन 7, तो हमारे पास ये स्पीसीज बनेगी। अब ध्यान से समझना एक और चीज, मान लीजिए मैंने कोई कंटेंट ले रखा है, कंपार्टमेंट या कोई पात्र ले रखा है, उसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर। और उसके अंदर मैं इस कंपाउंड को अगर रख दूं तो मुझे ईमानदारी से आप लोग कॉमन सेंस लगाइए और ये बताइए कि ये जो कंपाउंड है वो किस तरफ मूव करेगा, फटाफट। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव को मैं ले लेता हूं एनोड और इसको ले लेता हूं कैथोड, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि ये किस तरफ मूव करेगा। आप लिखिए, अगर आपका आंसर है मूव्स टू एनोड तो आप लिख दीजिए मूव्स टू एनोड, और अगर आपका आंसर है कैथोड तो मूव्स टू कैथोड लिख दीजिए। तो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, देन डेफिनेटली इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। किस तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ ये मूव कर जाएगा और यहां पर आकर ये कलेक्ट होना स्टार्ट कर जाएगा इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एसिडिक मीडियम के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसी रिएक्शन को मैं बेसिक मीडियम में करा दूं, सेम रिएक्शन इफ कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम, तब क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए, अब क्या होगा? इस पर माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज, तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा। होगा तो कहां होगा? यहां माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, तो क्या होगा? नाइट्रोजन, ये रहा आपके पास इस तरीके से बना हुआ है NH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये रहा आपका OH माइनस। तो ये OH माइनस, देखो सबसे मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक की 90% रिएक्शंस, ये बात और दिमाग में सेट कर देना, ऑर्गेनिक की 90% रिएक्शन में आपको एक ही काम करना है, आप पहले ये पता करो कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहला काम, 90% रिएक्शन में आपको यही मिलेगा। मतलब आपको एक ही चीज ढूंढनी है, क्या वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो पानी को निकाल दीजिए। तो आप देख लीजिए यहां पर ये OH माइनस है, यहां पर जो हाइड्रोजन पहले गया था उस हाइड्रोजन को अगर वापस ले लिया जाए तो ये वाटर बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो यही काम यहां पर होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, हाइड्रोजन को H+ बनाकर भेज देगा, यहाँ पर OH माइनस है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2O। मतलब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीसीज बनेगी C डबल बॉन्ड O माइनस NH2। और इसके लिए आपको कौन सा मीडियम चाहिए? बेसिक मीडियम। कौन सा चाहिए? बेसिक मीडियम। मतलब pH शुड बी मेंटेन ग्रेटर देन 7। pH की वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा मेंटेन करोगे तो आपके पास ये बनेगी। अब सेम चीज यहां कंसीडर करिए आप, उसको मैं लाकर यहां रखूंगा तो किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। पहले नेगेटिव की तरफ भाग रहा था, अब पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो मतलब ये कि जब ज्विटर आयन इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भाग था तब वो पर्टिकुलर किसी न किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इस ज्विटर आयन को स्टेबल रखना हो
तो वह किस पॉइंट पर स्टेबल होगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस ज्विटर आयन को स्टेबिलिटी में रखना हो, मैं ये चाहूं कि मैं इसको यहां रखूं, ना ही वो इस तरफ भागे ना ही वो इस तरफ भागे, तो मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच का सॉल्यूशन क्या रखा जाए कि वो ना तो इस तरफ दौड़े और ना ही इस तरफ दौड़े। फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए पीएच क्या रखना चाहिए। अगर पीएच 7 से कम है तो उस तरफ जाएगा एसिडिक मीडियम में, 7 से ज्यादा है तो बेसिक मीडियम में। इसलिए अगर हमको इसको मेंटेन रखना है न्यूट्रल स्पीसीज की तरह, तो इसकी पीएच 7 हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिसमें ज्विटर आयन न्यूट्रल आयन की फॉर्म में रहेगा और ना तो वो पॉजिटिव की तरफ ना ही वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और इस पॉइंट को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको टेक्स्ट नोट्स के अंदर मिल जाएगी, नोट्स के अंदर मैंने भेज दूंगा जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं इस टॉपिक के, तो आप वहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आया समझ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दें इस तरफ। तो आपको कुछ अगर समझ में आया हो तो ज्विटर आयन में क्या किया, एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। कौन सी? तो इसने ये एक्सप्लेन किया कि इन ज्विटर आयनिक फॉर्म है तो वही ना कार्बोक्सिलिक, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ना वो आइसोमर है किसका? अल्फा एमिनो एसिड का। केमिकल फॉर्मूला सेम है दोनों में। तो बात ये आ रही है कि अल्फा एमिनो एसिड्स इन ज्विटर आयनिक फॉर्म शोज एम्फोटेरिक नेचर। कौन सा नेचर शो करते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इट शोज एम्फोटेरिक नेचर। और एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? इट कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई एम्फोटेरिक नेचर की, समझ में आ गया। अब कई बार कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे खास ध्यान देकर सुनेंगे, उनके लिए खास चीज, हालांकि सबको पता होनी चाहिए, आप लोग भी बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बात को ध्यान से समझना। ये ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर दे रखा है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बात को सीरियसली पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना और आपको आंसर देना है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन अल्फा एमिनो एसिड और इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, अल्फा एमिनो एसिड तो नहीं आ सकता, इन ज्विटर आयन विच ग्रुप एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। कौन सा ग्रुप तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है और कौन सा ग्रुप बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखकर भेजिए। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है और बेसिक प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है। कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आंसर लिखेंगे। दो ग्रुप है आपके पास, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, तो कौन तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और कौन बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लिखिए फटाफट। तो आपको इतना पता होना चाहिए विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, पता है ना सबको। एसिड्स तो कौन होते हैं? जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। विच डोनेट्स प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को डोनेट कौन कर रहा है? यहां पर ज्विटर आयन में कौन कर रहा है? अभी आपने देखा ना, NH3 से H+ निकाल के दिया हमने वाटर बनाने के लिए, तो इट डोनेट्स प्रोटॉन। तो हियर एसिडिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय NH3+ एमिनो ग्रुप। देखो मैंने कहा था कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कारण कि मैंने अल्फा एमिनो एसिड में क्या बताया था, COOH जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है। ज्विटर आयन में मैं क्या बोल रहा हूं, एमिनो ग्रुप जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है। और ऐसा प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आ जाते हैं, तो पता रहे इन ज्विटर आयन एसिडिक प्रॉपर्टी शोन बाय एमिनो ग्रुप और बेसिक प्रॉपर्टी ये तो क्या कर रहा है, इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको तो हम क्या कहते हैं, बेस। तो यहां पर COO- ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये कंफ्यूजन भी हटा देना। तो ज्विटर आयन ने कई सारी चीजें हमारे सामने खोल के रखी, अल्फा एमिनो एसिड की कई सारी प्रॉपर्टीज को इसने डिफाइन किया, तो इसलिए ज्विटर आयन को हमारे पढ़ना जरूरी था। कुछ और बातें भी हम बात करेंगे ज्विटर आयन के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे आगे। तो अब देखिए ज्विटर आयन की मदद से हमने कई सारी प्रॉपर्टी सोल्व कर दी। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं, क्या, तो एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, क्या कि केमिकली, अगर केमिकली बात करें अल्फा एमिनो एसिड कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो दोनों शो करता है, एसिडिक और बेसिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड
एमिनो एसिड ग्रुप, उनकी प्रेजेंस की वजह से केमिकली ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। दूसरा, ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात मैं बता चुका हूं, सबको पता है ना कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या याद करिए। तो मैंने कहा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वही होगा जिसके पास क्या होगा, कीरेल कार्बन होगा। क्या होगा, कीरेल कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कीरेल कार्बन। दूसरा, उसके ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, चारों जगह अलग अलग ग्रुप जुड़े हो। अगर ये दोनों बातें अप्रूव होगी मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, वो पीपीएल को रोटेट कर सकता है। यहां तक हम देख चुके हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। लेकिन एक्सेप्शंस आर, वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के बिना केमिस्ट्री कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसका एकमात्र एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। मतलब क्या कि सारे एमिनो एसिड्स तो ऑप्टिकली एक्टिव है बट ग्लाइसिन नहीं है। ग्लाइसिन क्यों नहीं है, तो ग्लाइसिन का एक वैलेंसी तो ये क्लियर हो गया COOH से, एक वैलेंसी क्लियर हो गया NH2 से, लेकिन बाकी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन। और मैंने क्या कहा था, चारों पोजीशन पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहां तो अलग है, यहां तो अलग है, बट दिस बोथ आर सेम ग्रुप। यहां पर क्या गया, सेम ग्रुप आ गया। और यहां पर सेम ग्रुप आ जाने की वजह से ये कीरेल कार्बन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन के लिए कंडीशन क्या है, sp3 तो है लेकिन चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, 2 ग्रुप सेम आ गए, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। तो ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो 1 मार्क में यहां बोर्ड में भी आ सकता है, नेम द ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ग्लाइसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मैं डेफिनेशन आपको देख चुका हूं। क्या होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, तो जिसके अंदर ना तो वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, ना ही वो बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर जब वो किसी में भी मूव नहीं करता है तो वो पॉइंट कहलाएगा उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। डेफिनेशन में दे चुका हूं। फिर भी आपको आज क्या करना है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम मिलेंगे पेप्टाइड टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा आएगा पेप्टाइड्स। तो आज आपका होमवर्क सुन ले आप ध्यान से, टिल द टॉपिक, यहां तक स्टार्ट से लेकर यहां तक पूरा चैप्टर रीड करना है। सिर्फ रीड करें, याद नहीं करना है, रिवाइज नहीं करना, रीड करना। नॉर्मली रीड करते हैं वैसे, और 2-3 पेज आगे जो कल मैं पढ़ाऊंगा वहां तक का रीड कर देना। इतना पहला काम। दूसरा काम, जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उसके ऊपर एक बार नजर घुमा लें, तो सारी चीज आपके दिमाग में रिवाइज होती जाएगी जो मैंने पढ़ाया है वो। और फिर आपको आज का खास फोकस करना है ज्विटर आयन कंसेप्ट के ऊपर, उसके ऊपर टॉपिक पर फोकस करना है। घर पे एक बार फिर से इसको सॉल्व आउट करें, क्या है ये कंसेप्ट, इसको समझने की कोशिश करें। नहीं आता है समझ में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी, 31 जुलाई तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल्स को बंद रखा है। आगे स्कूल्स रीओपन कब होंगी उसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है, इसलिए अभी ऑनलाइन स्टडी ही हमारा सबसे अच्छा सहारा है। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाइए। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद प्लीज 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 आप सभी अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें ये पता पड़े कि किस किस ने वीडियो देखा है। तो धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे हमारे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।